हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस जो लेक्चर सीरीज़ है इसमें हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है आपका काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम लोग जिक्र करेंगे आपका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फाइनली हम लोग जो जो न्यूटन के 3 नियम हैं उनका जिक्र करेंगे और फाइनली मोशन ऑफ लॉज का जिक्र करके और हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स की बात भी करेंगे, रिलेटिव मोशन की बात करेंगे और उससे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट। तो ये जो पूरा जो लेक्चर है वो डिवोटेड है नीट स्टूडेंट्स के लिए। राइट। वो जो बच्चे जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और क्वेश्चंस को कम से कम लगा रहे हैं, क्योंकि क्या होता है आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स ये होती है कि आपको हर क्वेश्चन एक नए तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके है अगर वो कमज़ोर है तो बहुत मुश्किल होता है अब ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को सॉल्व आप तभी कर पाएंगे कि उसमें थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए होती है और आपको जो सॉल्व करने का तरीका है वो तो हम लोग सीखेंगे, एलिमिनेशन का तरीका होता है, लेकिन हमें जो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप टोटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को ध्यान में देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव मत करिए, लेकिन जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको वो सब्जेक्टिव है मोस्टली, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, लेकिन मैं सब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान इसलिए देता हूँ क्योंकि जब आप उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद जब आप ऑब्जेक्टिव को देखना तो आपको एक अलग नज़रिया दिखेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर है आपका वो है काइनेमेटिक्स, मतलब आई मीन जो दूसरा जो चैप्टर है आपका वो है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग रेस्ट एंड मोशन की बात करते हैं, दो चीज़ों की बात करते हैं हम, रेस्ट एंड मोशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई मोशन किसे कहते हैं, रेस्ट क्या किस मतलब होता है। रेस्ट का मतलब जैसे अगर आपसे कहूँ तो सबको पता है रेस्ट में जो चीज़ रुकी हुई है उसे रेस्ट में बोला जाता है, जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ मोशन में है, जो चीज़ गति में है उसे मोशन में बोला जाएगा। सिंपल सी बात है, जो मूवमेंट हो रहा है जिस चीज़ के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई क्या ये वर्ड्स फिजिक्स की दुनिया में कैसे पढ़े जाते हैं, फिजिक्स के थ्रू कैसे समझा जाए चीज़ को, रेस्ट क्या मतलब है, मोशन का क्या मतलब है। रेस्ट हम हर उस चीज़ को बोलते हैं जो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में रुकी हुई है। लेट्स से अगर मैं आपसे बोलूँ तो अब मैं आपके सामने रुका हुआ हूँ, अगर आप मुझे डिस्प्ले पे देख रहे हैं और आप अपने मोबाइल को हिलाने लगें तो मैं मूव करने लगूंगा, मतलब मैं मूव नहीं करूंगा लेकिन आपको जो अपीयर होगा वो मेरा मूवमेंट नजर आएगा। राइट। तो वहां पर तो रेस्ट का बोलना या फिर मोशन का बोलना किसी भी चीज में वो एक रिलेटिव टर्म है, कोई एक मतलब नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ रेस्ट में है तो रेस्ट में किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट रेस्ट में है, सवाल ये पैदा होता है। अगर कुछ चीज़ चल रही है या कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रही है ये सवाल पैदा होता है। तो कोई भी जो टर्म होते हैं ना, जैसे वो बोलूँ कोई चीज़ रेस्ट में है या फिर कोई मोशन में है, तो आपका सवाल ये पैदा होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या फिर किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। राइट। तो एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और एब्सोल्यूट मोशन नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है। एब्सोल्यूट कोई वर्ड नहीं है, ना ही रेस्ट एब्सोल्यूट वर्ड है ना ही मोशन एब्सोल्यूट वर्ड है। हम डिपेंड करेगा कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़, आप एक वर्ड और आ गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब जो जो ऑब्जर्वर है उसकी नज़रिए से देखा जाएगा कि कोई चीज़ रेस्ट में है या फिर कोई चीज़ मोशन में है। ओके, बहुत अच्छी बात। तो जैसे हम लोग जितनी भी चीज़ें अभी तक फिजिक्स में पढ़ते हैं वो हम लोग कार्टेशियन प्लेन बना के ड्रॉ करते हैं। पहले हम वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में हम चीज़ों को पढ़ते हैं। जो भी चीज़ें जो इन्वायरमेंट में हो रही हैं जिसका भी हम लोग स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर खास तौर से, तो ग्राफ के थ्रू चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम दो चीज़ों पे देखते हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो ये जो आपने कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं आप, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ पर बनाएं, वो आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे आप हमेशा ओरिजिन को अक्सर प्रेफर करते हैं लोग कि ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाए, मतलब आई मीन जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, जो बीच में जो पॉइंट होता है 0,0 वो ओरिजिन होता है। वहां से आप चीज़ों को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। राइट। ओके। तो अगर मैं कहूँ कोई चीज़ रेस्ट में है तो इसका कोई सेंस नहीं है कोई चीज़ रेस्ट में है जब तक ये ना बताया जाए कि उसका सोर्स क्या है, उसका उसका ऑब्जर्वर कौन है। तो बॉडी इज एट रेस्ट,
बॉडी रेस्ट में होने का क्या मतलब है कि रेस्ट में होने का मतलब है नो चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, नो चेंज इन पोजीशन। अब अगर आप कहें कि कोई बुक अगर किसी टेबल पे रखी हुई है तो वो आपके रिस्पेक्ट में वो टेबल पर रखी हुई है और रेस्ट पर है आपके रिस्पेक्ट में। अगर जो आप हैं, मैं हूँ, जैसे लेट्स से मैं आप अपने सामने टेबल पे एक बुक रखिए और आप कुर्सी बैठ जाइए तो आप देखेंगे कि भाई टेबल में तो ना ही मूवमेंट हो रहा है ना ही बुक में मूवमेंट हो रहा है, बॉडी इज एट रेस्ट अकॉर्डिंग टू यू। बट अगर बाहर से दुनिया से आप जाकर देखें उस चीज़ को, या फिर कोई बंदा बाहर से आकर देखेगा, दुनिया के बाहर से मतलब बोले तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर आके, तो अर्थ एक मतलब आई मीन एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है, एक मूवेबल प्लैनेट्स है जो अपने एक्सिस पे मूव कर रही है और साथ में एक लीनियर एक्सिस भी, लीनियर बोले तो एक इलिप्टिकल वे में भी मूव कर रही है, राइट। मतलब आई मीन उसमें राउंड भी हो रहा है, राउंड भी हो रही है, अपने एक्सिस पे भी मूव कर रही है और सन के अराउंड भी मूव कर रही है। तो दो मूवमेंट होते हैं अर्थ के अंदर। तो अगर जो बंदा मतलब आई मीन एटमॉस्फेयर के बाहर जाके, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके बाहर जाके अगर चीज़ों को देखेगा तो यहाँ पे दोनों तरीके से मूवमेंट हो रहा है। तो टेबल की पोजीशन भी चेंज हो गई है और आपकी पोजीशन भी चेंज हो गई है। तो मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो बंदा आउट ऑफ दिस स्पेस है, राइट, इन दिस स्पेस है, अगर वो अर्थ की चीज़ों को देखेगा तो उसको लगेगा कि ये चीज़ मूवमेंट में है, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ खड़े होकर चीज़ों को देख रहे हैं। तो सवाल पैदा ओवरऑल फाइनली यही हो गया कि हमें रेफरेंस, पॉइंट ऑफ रेफरेंस या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी पड़ेगी, मतलब हमें ऑब्जर्वर की बात करनी पड़ेगी। या आप बहुत अच्छे तरीके से ये बात को समझ सकते हैं कि अगर कोई ट्रेन में दो लोग आमने सामने बैठे हुए हैं एक ट्रेन के अंदर और आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे कि तो जो ट्रेन है, ट्रेन के अंदर दो लोग जो बैठे हुए हैं वो आपस में अगर एक दूसरे से पूछें तो वो कहेंगे कि जो एक दूसरे के सामने इस तरह से बैठे होंगे, ये आपस में कहेंगे कि भाई ये वाला कहेगा ये भी रुका हुआ है, ये वाला कहेगा कि ये रुका हुआ है, राइट। लेकिन जो बंदा आप हैं, आप बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे, तो आपके हिसाब से ट्रेन पूरी मूव कर रही है, तो ट्रेन के मूवमेंट से मतलब इनका मूवमेंट भी हो रहा है आपके रिस्पेक्ट से। तो यहाँ पर जब भी कभी रेस्ट और मोशन की बात होगी तो यहाँ पर ये बताना समझना ज़रूरी होगा कि ये किसके रिस्पेक्ट में बात बोली गई है। तो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी लिख के रखा है आपके पास, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन एट टाइम पासेस इट इज़ एट रेस्ट। मतलब अगर किसी बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो बॉडी रेस्ट पर है। किस बॉडी को मोशन में कहेंगे? मोशन में किससे कहेंगे? मतलब सिंपल सा, अगर टाइम के हिसाब से इसमें चेंज हो जाए जिसकी पोजीशन में, उसको मोशन में कहेंगे। टाइम के हिसाब से अगर किसी बॉडी में चेंज हो रहा है, पोजीशन में चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है। तो मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड द ऑब्जर्वर। ये क्या है? कंबाइंड प्रॉपर्टी है। कंबाइंड प्रॉपर्टी किसकी? जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं जिस ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जर्वर। ये दोनों चीज़ें ये डिपेंड करता है दोनों चीज़ों पे। मतलब ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा और जिसकी आप स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में आप मूवमेंट या फिर स्ट्रेस की पोजीशन को बताने की बताना चाह रहे हैं, वो दोनों का ही एक कंबाइंड प्रॉपर्टी है, राइट। इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट द व्यूअर। व्यूअर के बिना ना ही आप रेस्ट डिफाइन कर सकते ना ही आप मोशन डिफाइन कर सकते, राइट। तो मतलब मैं फिर से बता रहा हूँ ये चीज़ के लिए, ऑब्जर्वर का होना ज़रूरी है। और ऑब्जर्वर का मतलब हम लोग हर बार में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के नाम से आपको बताएंगे। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि नथिंग इज एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ना ही रेस्ट है ना ही मोशन है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आता है और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि डिस्टेंस क्या चीज़ है, डिस्प्लेसमेंट क्या। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं क्योंकि इसके यहीं से ही हम लोगों का कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिए और 9th क्लास में आप सभी लोग ये चीज़ पढ़ कर आए हैं, आपको पता ही होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि कोई कार्टेशियन प्लेन में इस तरह से, हमेशा हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे बिकॉज हम लोगों के लिए यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अभी लेट्स से कोई पार्टिकल यहाँ पर है और ये पार्टिकल फाइनली यहाँ पर आ गया
और ये कुछ इस तरह से आया है, इसका जो पाथ है वो कुछ इस तरीके का है। ओके, ये पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, तो इसका जो पाथ है वो कुछ ये पाथ है, इसने इस पाथ को फॉलो किया और ये फाइनली अपनी एक डेस्टिनेशन पे पहुंचा जो बी है। ओके, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जिसमें इसने अपने पाथ को फॉलो किया है ना, इस पाथ को जो फॉलो किया है, तो ये जितनी डिस्टेंस चला है, जितनी दूरी तय करी, जितना इसने पाथ को फॉलो किया है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, राइट। टोटल पाथ ट्रेवल, टोटल पाथ ट्रेवल को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, टोटल पाथ ट्रेवल, ओके, इसको हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि आप इनिशियली कहाँ पर थे और आप फाइनली कहाँ पर हैं। इन दो पॉइंट्स को आप सीधा मिला दीजिए, राइट। आप इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला दीजिए, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात होती है तो आप जिक्र करते हैं कुछ इनिशियल पॉइंट का और कुछ फाइनल पॉइंट का, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। अगर आप फाइनल पॉइंट्स में से इनिशियल पॉइंट को घटा देते हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। फाइनल पॉइंट में से फाइनल पोजीशन जो है उसकी में से अगर आप इनिशियल पोजीशन को घटा देते हैं, इनिशियल पोजीशन, तो आपको जो मिलता है वो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। मतलब आपका इनिशियली आप कहाँ पर थे और फाइनली कहाँ पर हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को जब आप घटाते हैं तो आपको क्या मिलता है? डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो डिस्प्लेसमेंट को कई बार आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या नाम है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के नाम से भी आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट को, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई। तो क्या हमेशा आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि या तो पार्टिकल जो है ए से जो बी गया है वो इस पाथ को फॉलो करे, मतलब पाथ तो बहुत फॉलो हो सकते हैं, ये पाथ हो सकता है कोई बंदा जो है वो दूसरी पाथ से गया हो, इस तरीके से गया हो, राइट, इस तरीके से गया हो सकता है कोई तीसरा बंदा कुछ अलग तरीके से गया हो, यहाँ पर ये इस तरीके से गया हो, राइट। तो पाथ अलग अलग हो सकते हैं और डिस्टेंस सारे पाथ की अलग अलग हो जाएगी, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आप बात कर रहे हैं कुछ इनिशियल पोजीशन की और कुछ फाइनल पोजीशन की। इनिशियल पोजीशन ये रही और आपकी फाइनल पोजीशन ये रही, इन दो पोजीशन की बात कर रहे होते हैं, राइट। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मैंने कुछ इस तरह से दिखाया है, अगर इस कार्टेशियन प्लेन में यहाँ पे मैं नेमिंग कर दूं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 ये और 2 ये 5 हो गए। तो अगर लेट से कोई पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करा और यहाँ पर आ गया, है ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 में से, ये 5 पॉइंट है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट है, ये फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ। अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर था, कोई बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ था और वो फाइनली यहाँ पर आ गया, तो जो दूरी है यहाँ से नापी जाएगी, 0 से, ओरिजिन से हमेशा दूरी नापी जाती है। तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की दूरी हो गई 5 और ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी हो गई 2। तो आप क्या करेंगे? 5 में से आप 2 को घटा देंगे, तो जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 3 हो गई, 1 2 3, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? फाइनल पोजीशन में से फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, दो चीजों को घटा लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ भी है और बिल्कुल भी बड़ी चीज़ नहीं है। तो बस आप इसको ध्यान ये रखना है कि डिस्टेंस जो होगी उसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन सा पाथ को फॉलो करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको बताना होगा कि आप कहाँ से शुरू करा है और कहाँ जा रहे हैं, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही है, इनिशियल
फाइनल पोजीशन क्या है माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है, तो जो आपका निकलता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं यहाँ पर थोड़ा लिखूँ यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट जो चीज़ है ना, डिस्प्लेसमेंट मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ उसको, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है लास्ट चैप्टर में, आप देख सकते हैं वीडियोस को। और डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ओके, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। आपको बताना होगा कि आप इनिशियली कहाँ पर हैं और फाइनली कहाँ पर आए। ओके, लेकिन डिस्टेंस में आपको ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जस्ट पाथ को फॉलो करते जाइए और फाइनली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। राइट, तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया, डिस्टेंस अलग चीज़ है और डिस्प्लेसमेंट अलग चीज़ है। अगर आप इन दोनों की यूनिट की बात करें, तो दोनों की ही यूनिट मीटर होती है। ऐसा यूनिट दोनों की क्या होती है, मीटर होती है, इसकी भी मीटर होती है। ओके, तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एक तरीके की डिस्टेंस ही तो हैं। डिस्टेंस पहली वाली जो पाथ को ट्रेवल किया है वो तो डिस्टेंस अपने आप में है ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है। इसीलिए दोनों की यूनिट तो मीटर में ही लेते हैं हम लोग, मीटर में या किलोमीटर में, जिसमें आपको क्वेश्चन दे रखा होगा अकॉर्डिंगली आप उस यूनिट को कन्वर्ट करेंगे अपने डिजायर्ड यूनिट के यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जो आपको रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की उस तरह से। लेकिन हम लोग एसआई यूनिट में डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, इसलिए हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस मीटर में सॉल्व करेंगे। तो आप ये बात आप समझ रहे हैं ना। तो डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की यूनिट जो होती है वो मीटर होती है, और जो दोनों की डायमेंशन है वो भी एल होती है। इसकी डायमेंशन भी एल होती है और इसकी डायमेंशन भी एल ही होती है। देखिए, ये दोनों चीज़ें ना आगे जाके बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देंगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी देर बाद वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, लेकिन मैं उन कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं पहले से, उन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, an old person moves on a semi-circle track of radius 40 meter during a morning walk. If he starts at one end of the track and reaches at the other end, find the distance covered and the displacement of a person. है ना, आपसे क्या क्या चीजें पूछी हैं? आपसे पूछा है कि डिस्टेंस कितनी कवर करी है अंकल जी ने और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ओके, और ओल्ड पर्सन जो है, मतलब जो भी है ओल्ड पर्सन, वो सेमाई सर्किल ट्रैक पर मूव कर रहे हैं। सेमाई सर्किल दे रखा है, सेमाई सर्किल मीन्स आधा सर्किल, और उसकी जो रेडियस है वो 40 मीटर है ड्यूरिंग अ मॉर्निंग वॉक। तो जो अंकल जी हैं वो कुछ सेमाई सर्किल पार्क है और कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं ऑन दी सेमी सर्कल पेरीमीटर। ओके, ऑन ओल्ड पर्सन मूव्स ऑन अ सेमी सर्कल ट्रैक ऑफ रेडियस 40 मीटर, दैट मीन्स इसका जो सेंटर कुछ यहाँ कहीं होगा और ये कुछ यहाँ पर 40 मीटर हो जाएगा। ओके, जो रेडियस है वो 40 मीटर हो गई। तो जो अंकल हैं, ही स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द ट्रैक एंड रीचेस द अदर एंड। तो लेट्स से अंकल जी ने यहाँ से शुरू किया और फाइनली यहाँ पर पहुँच गए। ये पोजीशन आपकी ए है मान लीजिए और ये पोजीशन बी मान लीजिए। ओके, तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, जो कि मुझसे क्वेश्चन में पहले पूछा है, तो मैं पहले डिस्टेंस की ही बात कर लेता हूं। तो डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको बताया था पाथ फॉलोज। जो आपने पाथ को फॉलो किया है ना, बस वो आप जो ट्रेवल किया है आपने अपने पाथ को, बस वो हमको लिखना होता है। तो बेटा आपको पता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल होता है 2 पाई r।
अगर ये पूरा सर्किल होता तो इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता। अब ये आधा सर्किल है तो इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा पाई आर। ओके, क्योंकि अंकल जी यहाँ से शुरू करे हैं और ये कुछ सेमा सर्किल को कंप्लीट किया है, राइट। तो जो इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर। यू नो व्हाट, वाई आर क्यों, पाई आर क्यों हो जाएगा, बिकॉज ये सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल। ओके, राइट। तो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू आप प्लेस कर देंगे, लेट से 22/7। यू नोज इट वेल। 3.14 भी लगा सकते हैं आप इन डेसिमल फॉर्म। और रेडियस की जो वैल्यू है वो दे रखी है 40 मीटर। आप इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। ओके, लेकिन आपको साथ में उन्होंने डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा जो पोजीशन ए है और पोजीशन बी है, इन दोनों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और जो कि एक डायामीटर है। और दैट मीन्स अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, बिकॉज ये भी एक रेडियस है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस केस के अंदर वो हो जाएगा 40 + 40, दैट मीन्स 80। ओके, डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया 80 मीटर, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन टू अस इन मीटर, सो वी हैव टू पुट आवर यूनिट इन मीटर itself। तो डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर में आएगी और इसकी भी मीटर में आएगी। ओके, सो वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम इजीली। आपको बेसिकली बस ध्यान ये रखना है कि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ ट्रेवल एंड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। देखिए बेटा, यहाँ पर जो है आपके पास ये जो प्रॉब्लम है एक्सेलरेशन की है। तो अभी एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे थोड़ा रोकते हैं। आई थिंक ये बाय मिस्टेक यहाँ पर ये स्लाइड यहाँ पे डाल दी गई है धोखे से। तो डिस्टेंस के साथ क्वेश्चन इतने ही, 2 ही क्वेश्चन थे, एक ही क्वेश्चन था ये, और हो सकता है कि आपको आगे ज़रूर मिलेंगे। ओके, मैंने डाले हैं क्वेश्चन, सब आगे पीछे स्लाइड्स में हो गए होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन हम लोग अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे जब हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जो कि है स्पीड, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चीज़ों का जिक्र किया जो कि है डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस को कैपिटल डी से लिखूंगा और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से लिखूंगा, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो डिस्टेंस जो होगी ना वो हमेशा बड़ी होगी डिस्प्लेसमेंट से, या फिर एक केस ऐसा हो सकता है कि ये इसके बराबर हो जाए। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगी, बट एक केस ऐसा होता है जहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाती है। देखिए, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये 2 पॉइंट हैं स्पेस में। आप इन 2 पॉइंट मतलब ए पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, बी पॉइंट तक आप जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जाना चाहेंगे? आपके पास फुल छूट है कि आप कैसे भी जाएं, आगे पीछे दाएं बाएं करते घूमते घामते आप बी तक पहुंच सकते हैं। कोई बोला ठीक है भैया मैं कुछ इस तरह से जाना चाहूँगा, तो वो कुछ इस तरह से चला गया। और तीसरा बंदा बोला कि भाई ठीक है मैं ऐसे करके जाना चाहूँगा, तो वैसे चला गया। अब चौथा होगा, हो सकता है कि वो कहता हो कि भैया मैं तो पूरा घूम घाम के जाऊँगा, राइट, मेरे अंदर एनर्जी बहुत है। तो हर बंदे ने अपना अपना पाथ फॉलो कर लिया और आपके पास इस तरह से इन्फिनाइट वे हैं ए से लेके बी तक जाने में। तो ये जितने भी आपने पाथ को फॉलो किया है ये बस आपकी डिस्टेंस को बताएंगे, ना कि डिस्प्लेसमेंट को। अब एक शाणा आया, उसने कहा कि ठीक है भाई मैं यहाँ से चलना शुरू किया, मैंने अपनी फ्लाइट पकड़ी और फाइनली मैं बी पॉइंट पर आ गया, तो ये मेरा फाइनल पॉइंट हो गया। अब इन 2 पॉइंट्स को मैंने मिला दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब अगर कोई बंदा हो सकता है कि बहुत समझदार इनमें हो और वो कहे
कि ठीक है भैया देखो मैं भी सिर्फ इसी रास्ते से ही जाऊंगा वापस, मैं भी इसी रास्ते पे चलूंगा। ये नीला वाला जो है ना, उसने अपना जो वायलेट वाला था ना, मतलब ये कौन सा कलर होता है, ये रेड रेड जैसा, ये पिंकी कलर को बोला कि भाई जिस डायरेक्शन में तुम गए हो, और हम ब्लू वाला बोला हम भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे और हम भी उसी स्ट्रेट लाइन में चलेंगे। तो देखिए पिंकी वाले का जो डिस्टेंस था वो एग्जैक्टली ब्लू वाला जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया है उसका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए। मतलब अगर ये जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर तभी होगा जब आप स्ट्रेट लाइन में मूव करें, तो यही आपका डिस्टेंस भी हो जाएगा और यही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। कब होगा? जब आप एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में डिस्टेंस बराबर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के, राइट। अब भाई ये तो समझा दिया हमने आपको, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझाना है वो बेसिकली वो है स्पीड का। तो आप ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने दो कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो स्पीड किसे कहते हैं? स्पीड बेसिकली एक रेशो का नाम है। स्पीड एक रेशो का नाम है जो है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। कितनी डिस्टेंस कवर की है आपने और कितना टाइम लगा है आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में, तो वो हो जाएगा आपका स्पीड। लेकिन अगर आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी होगी। अगर आप यहाँ पे लगा देंगे एवरेज स्पीड, तो आपको कुछ और चीज़ें बतानी होंगी। जैसे अब आप बात करेंगे टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, राइट, टोटल टाइम। दो चीज़ों के रेशो की जब आप बात करेंगे तब होगा एवरेज स्पीड। तो क्या अंतर हो गया भाई? यहाँ पर भी कह सकते थे आप टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। आपने यहाँ पर बोला तो आपने एवरेज लगा दिया। तो एवरेज का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप एवरेज का मतलब ऐसे समझिए जैसे आप क्रिकेट तो देखते होंगे, तो क्रिकेट में एक एवरेज स्कोर लिख कर आता है। वो एवरेज स्कोर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि लेट्स से आपने रन जो है ना, टोटल रन जो मार चुके हैं जो बल्लेबाज, जितने भी बल्लेबाज हैं वो जितने रन मार चुके हैं और कितनी बॉल में मारे हैं या फिर कितने ओवर्स में वो रन मारे हैं। मतलब जो रन आपने किससे डिवाइड कर दिया, उनके ओवर से डिवाइड कर दिया, तो एक स्कोर निकल कर आता है। तो हो सकता है जो स्कोर निकल कर आया वो आया 5-6 का एवरेज आया निकल के, राइट। लेकिन हमेशा तो नहीं है कि हर ओवर में 6 रन मिले होंगे। तो हर ओवर में तो 6 रन नहीं मिले हैं। हो सकता है किसी ओवर में 5 रन मिले हैं, किसी में हो सकता है 10 मिले हों, किसी में 3 मिले हों, हो सकता है किसी में 12 मिले हों, हो सकता है। तो हर ओवर का एक अलग अलग जो होगा रन होगा। लेकिन हमने क्या बोला, एवरेज रन की जब बात करी तो हमने एक चीज़ों को एक बड़े अम्ब्रेला के नीचे अंदर रख लिया। कैसे रखा? टोटल रन को हमने टोटल ओवर से डिवाइड कर दिया, राइट। तो जो आपके पास एक एवरेज निकल कर आया उसको हमने बता दिया कि भाई ये एवरेज है। इसी तरह से हम टोटल जो एवरेज की जब बात कर रहे हैं, एवरेज स्पीड की, तो टोटल डिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको टोटल टाइम से हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं। वो जो चीज़ हो जाएगी वो आपका स्पीड हो जाएगी। ओके, बहुत इजी चीज़ें हैं सारी ये। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड, ये जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था ये 9th क्लास में पढ़ा था। लेकिन आजकल के जो कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th क्लास में, हमने साथ में वेक्टर्स की हेल्प लेनी है। ओके, वेक्टर की हेल्प से हम चीज़ों को देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है और स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर है। अभी हम लोग एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही हम लोग बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की, राइट, तो वहाँ पर चीज़ें चेंज हो जाएंगी, राइट। तो
मैं इन चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ बिकॉज इसका कोई, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये आप 9th क्लास में पढ़कर आए हो ऑलरेडी, है ना। कितने बच्चों को याद था ज़रा बताइए अब तक ये? मुझे लगता है ज़्यादातर बच्चों को याद होगा। और लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसी चीज़ को, इन्हीं चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग एक अलग तरीके से इन्हीं चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो हम हर चीज़, जितनी भी चीज़ें हम लोग देखेंगे ना, वो किस में देखेंगे? एक प्लेन में देखेंगे। एक्स प्लेन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारे पास कुछ एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी और ये कुछ एक्स एक्सिस होगी। हम हर चीज़ इन्हीं चीज़ों में देखते हैं। तो जब एवरेज स्पीड की जब आप बात करते हैं तो डिस्टेंस की बात करेंगे और टाइम की बात करेंगे, राइट। तो हो सकता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पार्टिकल गया हो, है ना, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, ओके, और कितने टाइम में कवर करी है। तो तो हम लोग यहाँ से कह देंगे कि ये जो डिस्टेंस कवर की है ना इसने, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड। वी एवरेज लिख देते हैं, वी ए वी मतलब वी एवरेज ए वी जी लिख देते हैं। तो कई बार हम लोग समझ जाते हैं कि वी एवरेज की बात हो रही है, एवरेज स्पीड की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने जो डिस्टेंस कवर करी है ना, जो आपने डिस्टेंस कवर करी है कितने टाइम इंटरवल में की है। मतलब आपका जो टाइम इंटरवल है ना, मतलब यहाँ पर अगर लेट्स से यहाँ पर आप जो है y की जगह पे आप जो है वो डिस्टेंस लिख लीजिए। आप यहाँ पे डिस्टेंस को रीड कर रहे हैं और यहाँ पर टाइम को रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपकी पोजीशन थी वो कुछ t पॉइंट पर थी, मतलब कुछ टाइम रहा होगा, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक के जो टाइम है वो t1 था, है ना। और जब आप इस पोजीशन पर आए तब आपका जो टाइम था वो कुछ t2 था। मतलब आपने t2 मतलब जो आपने टाइम, कितना टाइम इंटरवल मिला आपको यहाँ से यहाँ तक आने में, t2 माइनस t1। ओके, जो t2 है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और t1 और यहाँ से इस एक्सिस से ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी है, तो वो t1 हो गई। तो ये जो हमारे बीच में जो ये जो हिस्सा मिल रहा है ना वो t2 माइनस t1 है ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 है, तो आप क्या करेंगे 10 में से 3 घटाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो मतलब आपने जितनी कितनी डिस्टेंस कवर करी है कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एवरेज स्पीड। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रखा है, अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। 6 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 किलोमीटर तक वो बंदे ने वॉक किया। 1 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूव किया है 1 किलोमीटर, एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट 1 किलोमीटर। ठीक है, what is his average speed of the walk of the 2 किलोमीटर। ठीक है, अभी आपको क्या बताया? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे आप? वी एवरेज निकालेंगे कुछ इस तरह से। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? पहला किलोमीटर की स्पीड इतनी है, दूसरे किलोमीटर की स्पीड कितनी है? वो है तुम्हारी कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास हो गई 1 + 1। टोटल टाइम कितना होगा? अब टाइम तो आपको टोटल दे नहीं रखा है, तो क्या करेंगे आप? आपको पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आपके पास एक रिलेशनशिप होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होता है, जब एक्सेलरेशन 0 होता है तब हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हो सकता है अभी आपको एक्सेलरेशन समझ में ना आया हो वर्ड, लेकिन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है, राइट। तो यहाँ से हम लोग टाइम अगर निकालें तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट। तो
आपको पता है कि आपने 1 किलोमीटर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है, तो आपकी डिस्टेंस हो गई 1 किलोमीटर और जो आपका टाइम हो गया यहाँ पे वो हो गया 6 किलोमीटर। इसी तरह से हम लोग जो टाइम निकालेंगे दूसरा, क्योंकि हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। जो t1 प्लस t2 जो भी आपका टाइम है वो आपको लिखना था यहाँ पे, है ना। तो पहला टाइम आपका ये से निकल जाएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड से, और दूसरा टाइम दूसरी डिस्टेंस और दूसरी स्पीड से, वो है 8। तो यहाँ पर जब आप चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर आप जब चीज़ों को देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो यहाँ पर जो है आप डिनोमिनेटर सेम बना लीजिए। जब डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे तो ये हो जाएगा 48, है ना। यहाँ पे 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो जो काम नीचे करा है वही काम आप ऊपर कर दीजिए, और यहाँ पर जो है आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने जो नीचे करा है वही आप ऊपर भी कर दीजिए। ये एक तरीका होता है बहुत इजीली दो फ्रैक्शन को जोड़ने का। आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत इजी तरीके से। तो यहाँ पर देखिए 8 छंग 48 होता है, यहाँ पर भी 48 हो गया, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास 48 आ गया है, और यहाँ पर जो है 8 और 6 14 हो गया। और फाइनली ये जो बंदा है ये इसके पास जाकर चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इसको कुछ इस तरह से, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर जो हो जाएगा 2 × 48 डिवाइडेड बाय 14, है ना। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है वी एवरेज की वैल्यू। ओके, यहाँ पे 7 हो गया ये, और 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49। जो भी वैल्यू आएगी आपकी 48/7 वो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। जो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है वी एवरेज, जो यहाँ से आप निकालेंगे वो आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आपकी कुछ एवरेज स्पीड आ जाएगी, राइट। आपको दिख रहा है सब कुछ, क्या आपको सब कुछ दिख रहा है? यस, हाँ, आई थिंक मुझे लगता है सब कुछ दिख रहा है आपको। ये थोड़ा आप देख लीजिए, खुद से कैलकुलेशन करते रहिए, आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें सारी। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस वाले क्वेश्चन को यहाँ रेस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है वो है एक ISC लेक्चर थिएटर है ऑफ अ कॉलेज ऑफ 40 फीट वाइड है एंड हैज़ अ डोर एट इट कॉर्नर। ओके, द टीचर इंटर्स 12 बजे, 12 बजे वो दिन में आता है। टीचर उस रूम के अंदर आया थ्रू द डोर एंड मेक्स 10 राउंड along 40 feet wall back and forth during the period and finally leaves the class at 12:50 PM। ठीक है, तो 12 बजे दोपहर में रूम के अंदर आया और फाइनली कितने बजे निकला, 12:50 पे। ठीक है, मतलब 50 मिनट तक उसमें जो है उसने बैक एंड फोर्थ, जो 40 फीट की बॉल है ना, उसमें बैक एंड फोर्थ मूवमेंट किया। कंप्यूट हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पर अगर बात हो रही है किस चीज़ की, टोटल डिस्टेंस फ्लाई एंड टोटल टाइम, हाउ मैनी ट्रिप्स हैज़ बीन मेड द कार ऑन द वॉल। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो मैं पहले देख लेता हूँ टाइम कितना हो गया है। ये तो एक काम करता हूँ मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, और नेक्स्ट जो हम लोग नेक्स्ट इसकी वीडियो डालेंगे उसमें यहाँ से फॉरवर्ड करेंगे, क्योंकि मैंने जिससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो वेलोसिटी की वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने वेलोसिटी आपको पढ़ाई नहीं है। तो वेलोसिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इस वाले क्वेश्चन को भी हम लोग उसी समय डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जब तक आप भी थोड़ा पानी वानी पी लीजिए।